आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, पंडित मोटेराम की डायरी, भाग 1। क्या नाम की कुछ समझ में नहीं आता कि डेयरी और डेयरी फार्म में क्या संबंध है। डेयरी तो कहते हैं उस छोटी सी सादी सजिल पौधी को जिस पर रोज रोज का वृतांत लिखा जाता है और जो प्रायः सभी महान पुरुष लिखा करते हैं। और डेयरी फार्म उस स्थान को कहते हैं जहां गाय भैंसे पाली जाती हैं और जहां उनका दूध, मक्खन, घी तैयार किया जाता है। ऐसा मालूम होता है डेयरी फार्म इसीलिए नाम पड़ा कि जैसे डेयरी में नित्य प्रति कार्य समाचार लिखा जाता है, उस तरह नित्य प्रति दूध मक्खन बनता है। जो कुछ हो, मैंने अब डेयरी लिखने का निश्चय कर लिया है। कई साल पहले एक बार एक पुस्तक वाले ने मुझे एक डायरी भेंट की थी। तब मैंने उस पर 1 महीने तक अपना हाल लिखा, लेकिन मुझे उसमें लिखने को कुछ सूझता ही न था। रात को सोने से पहले घंटों बैठा सोचता रहता कि क्या लिखूं। लिखने लायक कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। ये लिखना कि प्रातः काल उठा, हाथ मुंह धोया, स्नान किया, तिलक चंदन लगाया, पूजन किया, यजमानों से मिला, कहीं सायद बाजने गया, फिर लौटकर भोजन किया और सो गया। तीसरे पहर फिर उठा, भंग छानी, फिर स्नान किया, फिर तिलक लगाया, कथा बाजने चला गया, लौटकर फिर भोजन किया और सो रहा। यह सब लिखना मुझे अच्छा न लगता था। इसीलिए उस डेयरी पर मैंने धोबी के कपड़े और आमदनी खर्च लिखकर उसे पूरा किया। जब से वो डेयरी समाप्त हुई, तब से खर्च आमदनी का हिसाब लिखना छोड़ दिया और धोबी के कपड़े का हिसाब पंडिताइन के जिम्मे डाल दिया। लेकिन अब से फिर डेयरी लिखना आरंभ कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मैंने सुना है कि इससे आयु बढ़ती है और चारों पदार्थ हाथ आ जाते हैं। इसीलिए अब मैं फिर भगवान का नाम लेकर और गणेश जी के सामने शीश झुकाकर डेयरी लिखना आरंभ करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। क्या नाम कि आजकल साम्यवाद और समष्टिवाद की बड़ी चर्चा सुन रहा हूँ। साम्यवाद का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य बराबर हों। तो मैं अपने साम्यवादी विद्वानों से जो इस विषय के आचार्य हैं, जैसे श्री संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव जी और आचार्य श्री प्रकाश जी से पूछना चाहता हूँ कि सब मनुष्य कैसे बराबर हो सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जी मुझे क्षमा करें या ना करें, मगर उनके जैसे 3 आचार्य मेरे पेट में समा सकते हैं। फिर ये कैसा साम्यवाद? इसका मतलब तो यही हो सकता है कि या मैं वामन रूप धारण कर लूंगा, वो विराट रूप धारण कर ले। अच्छा, अब दूसरी बात लीजिए। धन तो आप सबका बराबर कर देना चाहते हैं, लेकिन कृपा करके ये बतलाइए कि आप सबके पेट कैसे बराबर कर देंगे। आचार्य नरेंद्र देव जी 1-2 फुल्की और आध खूट दूध पी कर रह सकते हैं, मगर मुझे तो पूजा करने के बाद मध्याह्न, तीसरे पहर और रात को 4 बार तक माल चकाचक चाहिए, जिसमें लड्डू हो, हलवा हो, मलाई हो, बादाम हो, कलाकंद आदि का प्राधान्य हो। अगर आपका साम्यवाद इसकी गारंटी करे कि वो मुझे इच्छापूर्ण भोजन देगा, तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं भी 2 फुलके और तौले भर दूध और 2 तौले भाजी खाकर रहूं, तो ऐसे साम्यवाद को मेरा दूर से ही प्रणाम है। मैं धन नहीं मांगता, लेकिन भोजन आंत फाड़ चाहता हूँ। अगर इस तरह की गारंटी दी जाए तो वचन देता हूँ कि मैं और मेरे अनेक मित्र साम्यवादी बनने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक भोजन ही से तो काम नहीं चलता ना। कपड़े ही ले लीजिए। आपको एक कुर्ता और एक टोपी चाहिए। कुर्ते में 1 गज से ज्यादा खद्दर ना लगेगा। मैं लंबी अंगरखी पहनता हूँ, जिसमें 7 गज से कम कपड़ा नहीं लगता। मैंने दर्जी के सामने बैठकर खुद कटवाया है और इसका विश्वास दिलाता हूँ कि इससे कम में मेरी अंगरखी नहीं बन सकती। फिर 12 गज का साफा, 5 गज की चादर ऊपर से। साम्यवाद इसकी गारंटी ले सकता है। धन लेकर मुझे क्या करना है? लेकिन भोजन और वस्त्र तो चाहिए ही ना। अब आप कहेंगे काम सबके बराबर करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूँ, अगर कोई सज्जन घड़ी भर पूजा करे तो मैं 2 घड़ी कर दूंगा। वो घड़ी भर स्नान करे तो मैं 2 घड़ी पानी में रह सकता हूँ। वो 1 घड़ी शास्त्रार्थ करे तो मैं भोजन पूजन आदि को छोड़कर दिन भर शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। इसमें मैं किसी से पीछे हटने वाला नहीं। एक बात और, स्थान की मुझे परवाह नहीं।
झोपड़ी भी तो हो, मैं अपना निबाह कर सकता हूँ। लेकिन रेल यात्रा करते समय अगर मुझे सबके बराबर जगह मिली तो उस पटरी पर बैठने वालों को छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक पूरी पटरी से कम में समा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मैं सन्नाटा मारकर नहीं सो सकता। निद्रा में एक विचित्र प्रकार का खर्राटा लेता हूँ। कभी कोई सज्जन मेरे समीप सोते हैं तो उन्हें रात को उठकर भागना पड़ता है। इसीलिए अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए मैं ये चाहूंगा कि मुझे एक कोठरी सोने को मिले। अगर साम्यवाद इसमें मीन मेख निकाले तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा। इतना लिख चुका था कि पंडिताइन आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, आज सवेरे सवेरे ये क्या लिखने बैठ गए? सेठ जी के लड़के की कुंडली क्यों नहीं बना डालते? व्यर्थ शास्त्रार्थ करके अपना मूड क्यों दुखवाते हो? मैं स्त्रियों का अपमान नहीं करता, उन्हें घर की देवी समझता हूँ। वो घर की लक्ष्मी है। घर गृहस्थी के अलावा उनके किसी और बात की सलाह नहीं लेता। घर की लक्ष्मी को घर तक ही रहना चाहिए। राजनीति, समाज, धर्म आदि के विषय से उन्हें क्या मतलब? स्त्रियों को सिर चढ़ाने की इन मुट्ठी भर पढ़े लिखे बाबुओं को जो सनक सवार हुई है, मैं इसे पसंद नहीं करता। पंडिताइन भी एक दिन आधी बाह की जम्पर पहने हुए निकली, जिससे आधी छाती दिखाई दे रही थी, तो मैंने उसी दम वो जम्पर उतरवा कर छोड़ा। वो बहुत बिगड़ी, लेकिन मैंने भी रौद्र रूप दिखाया। आखिरकार जब मैं डंडा लेने दौड़ा तो उन्होंने धीरे से जम्पर उतार दिया और मुंह फुलाकर बैठ गई। मैंने कहा, चाहे मुंह फुलाओ, चाहे गाल फुलाओ, चाहे सारी देह फुलाकर कुप्पा हो जाओ, लेकिन इस भेष में तुम्हें घर से निकलने ना दूंगा। खैर, जब उन्होंने आकर मुझे डांट बताई तो मैंने कह दिया, तुम ये बातें नहीं समझ सकती, जाकर अपना काम देखो। पंडिताइन बोली, तुमने 4 अक्षर पढ़ लिया तो बड़े समझदार हो गए। अभी 1 जून चूल्हा न जलाऊं तो सारी समझदारी निकल जाए। कितना बेतुका जवाब था। मारो घुटना, फूटे आंख। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उनसे मैं ऐसे जवाब सुनने का अभ्यस्त हूं। मैंने जरा कड़ाई के साथ कहा, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है देवी, नहीं तो मैं तुम्हें सुना देता। कोई कविताएं करते होगे, यही तो तुम्हें रोग है। कविता करने का रोग मुझे कब था? बेबात की बात करती हो। मैं कविताएं से कितनी दूर हूं? जितना पूरब पश्चिम से। वो वेशभूषा, ये डील डॉल कवियों का है। तुम क्या जानो कवि किसे कहते हैं? कवि वो है जिसकी सूरत से कविता बरसती हो। बस, मैं कविताएं नहीं कर रहा हूं, एक सामाजिक प्रश्न पर कुछ शंकाएं उपस्थित करने का सौभाग्य सिंदूर प्राप्त कर रहा हूं। पंडित के पंडित्वपूर्ण कथन से वो कुछ रौब में आ गई, लेकिन मैं थोड़ा सा बुद्धू हुई हूँ। उसी वक्त मुझे हंसी आ गई। बस, पंडिताइन लौट पड़ी और मेरे हाथ से लेख छीनकर बोली, मैं समझ गई किसी को प्रेम पत्र लिख रहे हो। अब नहीं तो अब बनी। मैं गंगा जल लेकर शपथ खा सकता हूँ कि मैंने आज तक न जाना प्रेम किस चिड़िया का नाम है। मेरी प्रेमिका तर माल है, दूसरा प्रेम मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन पंडिताइन को न जाने क्यों मुझ पर संदेह होता रहता है। प्रेमियों की दशा देखकर तो मुझे उन पर हंसी आती है। छत देखो, रो रहे हैं, ठंडी सांसें खींच रहे हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, खासे लल्लक बने हुए हैं। फूंक दो तो उड़ जाए। इस तरह का प्रेम करके तो मैं तीसरे दिन संसार से विदा हो जाऊं। लेकिन इस संदेह का निवारण करना अब लाजिम हो गया है। मैंने थोड़े से शब्दों में पंडिताइन को साम्यवाद का तत्व समझाने की चेष्टा की। जब मैं अपना कथन समाप्त कर चुका तो वो आंखें मटकाकर बोली, ए नौज, तुम्हारा सामवाद। कुछ घास तो नहीं खा गए हो? जिसके बाल बंच ना हो वो सामवाद की बात सोचे। मुझ तो भगवान ने 5-5 पुत्र दिए हैं और 6वां आने वाला है। मैं सामवाद के फेर में क्यों पड़ूं? मेरे बराबर हो पड़ोसिन, गोदा रोटी खाए, अच्छा सामवाद है। मेरे लाल जीते जी रहेंगे तो मांग खाएंगे। वो और भी न जाने क्या क्या नाप शनाप बकती रही, लेकिन उसकी बातों ने मेरे मन में एक शंका उत्पन्न की। साम्यवाद में कहीं संतान निग्रह का बंधन तो नहीं है? क्योंकि इस तरह का कोई संबंध हुआ तो फिर मेरा उससे कोई संपर्क ना रहेगा। मैं इस विषय में किसी से समझौता ना करूंगा। पीछे से थुक्का फजीहत करना मुझे पसंद नहीं। आचार्य मुझे स्पष्ट बतला दे कि मुझे गृहस्थ आश्रम का त्याग तो ना करना पड़ेगा। मैं इसकी स्वाधीनता चाहता हूँ कि जितनी संतानें आवे उनका स्वागत करूं, क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म देने वाले भगवान हैं और पालन करने वाले भी भगवान। मैं तो निमित्त मात्र हूँ।
आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कहानी के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।